नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम जो है आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 की 2 वीडियो करा चुके हैं और ये है आज आपकी तीसरी वीडियो। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बांट बनाए जाते थे, लिपियां यूज होती थी और हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहली वाली 2 वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, लिपि और बांट। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले आता है कि मोहरें तथा उनका मुद्रांकन। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो मुख्य रूप से सैल खड़ी पत्थर से बनी होती थी, जानवरों के चित्र और एक अज्ञात लिपि के चिन्हों से सुसज्जित थी, जो व्यापार और संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ये मोहरें आमतौर पर चौकोर या आयताकार होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो जो है सैल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई होती थी। यानी कि इससे आपसे जो ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस धातु की बनी होती थी, तो वो जो है सैल खड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी। और इसमें जो है कई प्रकार के जानवरों के चित्र थे और इसमें जो है एक अज्ञात लिपि थी जिसे हम जो है भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, जिसे को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी जो मुद्राएं थी वो व्यापार और संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यानी कि इनकी मुद्राओं से ही जो है व्यापार होता था, संचार होता था। और आम तौर पर ये जो मोहरें होती थी या मोहर होती थी वो जो है चौकोर या आयताकार की होती थी। और मोहरें व्यापारिक लेन-देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं, क्योंकि वे दस्तावेज और वस्तुओं को प्रमाणित करने के लिए उपयोग की जाती थीं। लिपि के चिन्हों के माध्यम से मोहरें संभवतः संचार का एक माध्यम थीं। कुछ मोहरों पर धार्मिक गतिविधियों से लगे लोगों के चित्र भी होते थे, जो धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी प्रदान करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो जो है व्यापार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। आप भी जानते हैं कि अगर हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उसके लिए हमें जो है मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है या मोहर की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो है पहले के टाइम की वस्तुओं को जो है प्रमाणित करती थी। और इसमें जो है लिपि के चिन्हों के माध्यम से जो है मोहरें संभवतः संचार का माध्यम भी थी। और कुछ मोहरों पर जो है धार्मिक गतिविधियों को भी दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है धार्मिक विश्वासों विश्वास पर भी जो है विश्वास करते थे। अब आगे आता है कि पशुपति मोहर। तो वहाँ की जो मोहर थी वो कैसी थी? तो इस मोहर में एक योगासन में बैठे सींग वाले देवता का चित्र है, जिसके चारों ओर जानवर थे। यानी कि इसको जो है पशुपति मोहर या आद्य मोहर भी कहा जाता है। अब आता है सेकंड, रहस्यमयी लिपि। तो वहाँ की जो लिपि थी वो एक रहस्यमयी लिपि थी, क्योंकि ये लिपि जो है इसको कहते थे भाव चित्रात्मक लिपि। और ये लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है, जिसे सिंधु लिपि भी कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसको जो है सिंधु लिपि भी कहा जाता है। यह एक चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक यानी भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि मोहरों, टेराकोटा की पट्टियों और अन्य वस्तुओं पर पाई जाती थी। यानी कि इनकी जो लिपि थी ये जो है मोहरों पर, टेराकोटा की पट्टियों पर भी जो पाई जाती थी। अब आता है इसकी विशेषताएं, यानी कि ये जो लिपि थी उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है भाव चित्रात्मक लिपि। यानी कि यह लिपि चित्रों और प्रतीकों से बनी थी, जो संभवतः भाव चित्रात्मक थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो प्रतीकों और चिन्हों से बनी हुई थी, जो कि संभवतः क्या दिखाता है कि भाव चित्रात्मक थे। आगे आता है अज्ञात लिपि। तो ये लिपि जो है एक अज्ञात, यानी कि इसको जो है कोई नहीं जानता था। तो अभी तक यह लिपि को पूरी तरह से समझने में कोई सफलता नहीं मिली है। इसलिए इसके अर्थ और व्याकरण के बारे में सटीक जानकारी जो है उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इसको जो है अज्ञात लिपि भी कहा जाता है। अब आता है लेखन की दिशा, यानी कि इस लिपि को किस तरह से लिखा जाता। तो यह लिपि एक पंक्ति में दाएं से बाएं और फिर अगली पंक्ति में बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। यानी कि यह लिपि जो है ऐसी थी, इसको एक पंक्ति लिखने के बाद जो है इसको जो है दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, फिर दूसरी पंक्ति में इसको जो है बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था। अब आगे आता है उपयोग। तो इस लिपि का प्रयोग प्रशासनिक, व्यापारिक और धार्मिक कार्यों में किया जाता था। अब आगे आता है निष्कर्ष। तो इससे निष्कर्ष क्या करता है कि सिंधु लिपि सिंधु सभ्यता के पतन के साथ ही लुप्त हो गई थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ ही लुप्त हो गई थी, यानी कि गायब हो गई थी।
अब आगे आता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाँट, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो बाँट थे वो किस प्रकार थे? तो हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाँटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे और उस समय बाँटों का निर्माण चर्ड नामक पत्थर से किया जाता था। तो उस समय पर जो है एक चर्ड नामक पत्थर होता था, उससे जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है बाँटों का निर्माण किया जाता था, जिस पर किसी भी तरह के निशान नहीं होते थे। यानी कि जो चर्ड पत्थर होता था उस पर जो है किसी भी प्रकार का निशान नहीं होता था और यह बाँट घनाकार होते थे। आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए छोटे बाँटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से धातु से बने तराजू के पल्लड़े भी पाए गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है बाँटों का निर्माण जो है चट नामक पत्थर से किया जाता था और जिन पर कोई भी निशान नहीं होता था और ये बाँट जो है घनाकार या चौकोर हुआ करते थे और जो छोटे बाँट होते थे उनसे जो है आभूषणों और मनकों को तोला जाता था और हड़प्पा सभ्यता में जो है धातु से बने जो है तराजू भी पाए गए हैं, यानी तराजू के जो पल्लड़े होते हैं उनको वो भी पाए गए हैं। अब आगे आता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो सबसे पहला पॉइंट है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन उस विशेष क्षेत्र के भूगोल और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी की पपड़ी में हलचल के कारण सिंधु नदी में बाढ़ आई और दिशा में परिवर्तन हुआ, जिस कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है क्या हुआ? पतन हुआ। तो यानी कि जो है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो जो है बाढ़ के कारण हुआ था। और दूसरा कारण है कि एक और कारण हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के विनाश के रूप में उभरता है, जो आक्रमण के कारण हुआ है। यानी कि ब्रिटिश पुरातत्वविदों का दावा है कि आर्यों इंडो यूरोपीय जनजाति ने सिंधु नदी घाटी पर कब्जा कर लिया था, जिस प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है विनाश हुआ था। अब अगला पॉइंट आता है कि जलवायु और भौगोलिक परिवर्तन के कारण नदियों का सूखना हड़प्पा सभ्यता के अचानक खत्म होने का मुख्य कारण है। प्लेग महामारी के प्रकोप को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति के पतन का कारण माना जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन कैसे हुआ कि वो जो है जलवायु परिवर्तन या भौगोलिक परिवर्तन के कारण भी जो है जैसे नदियों का सूखना आदि ये भी जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है पतन के कारण माने जाते हैं या फिर वहां पर जो है कोई महामारी फैल गई थी वो भी जो है हड़प्पा सभ्यता का यानी पतन का कारण माना जाता है। आपको सुना है। अब आता है निष्कर्ष कि यानी कि ये निष्कर्ष कैसे निकलता है? तो हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति की खोज और नवाचार की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। बाढ़, वर्षा और प्रमुख जलवायु परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है, जहां विद्वानों और वैज्ञानिकों ने हड़प्पा सभ्यता के अंत का मुख्य कारण आर्यों के आक्रमण या बाढ़ को बताया है। तो यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ज्यादातर सभी जो इतिहासकार थे उनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का कारण जो है आक्रमणों या बाढ़ के कारण हुआ है। तो इसमें जो मुख्य कारण आता है वो है आर्यों के आक्रमण से या फिर बाढ़ का आक्रमण से जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ है। आप भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वैदिक काल आया था, जिसमें आप जानते हैं कि जिसको वे आर्यों की सभ्यता या वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। अब आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी? तो 1862 के युग में अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पहले डायरेक्टर जनरल या सर्वेक्षक थे, जिन्होंने पंजाब के पड़ोसी क्षेत्र हड़प्पा में कुछ अजीबो-गरीब अपचरित मोहरों की खोज की थी। यानी कि आप भी जानते हैं कि 1947 से पहले जो है जो पाकिस्तान था यानी कि जो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था और लेकिन 1947 के बाद जो है भारत का विभाजन हुआ, जिस प्रकार जो है हड़प्पा जो है पाकिस्तान में गया और पंजाब का आधा हिस्सा भी पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा जो है भारत में रह गया। तो उसी समय जो है वहाँ पर जो है कुछ प्रकार की मोहरें खोजी गई थी। हड़प्पा में प्रारंभिक व्यापक खुदाई वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा शुरू की गई थी, जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज में इतिहास रच दिया था। यानी कि आप भी जानते हैं हमने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और ये जो है 1921 में की गई थी। और मोहनजोदड़ो में काव्य और समकालीन उत्खनन ने मुख्य रूप से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो और सबसे सर्वाधिक और प्रसिद्ध नगर भी जो है मोहनजोदड़ो ही था, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर जो है चीज़ें मिली हैं। आगे आता है सिंधु घाटी सभ्यता की नष्ट हुई
यानी सिंधु घाटी की नष्ट हुई सभ्यता का अस्तित्व भारत के उपमहाद्वीप में समय से पहले शहरी संस्कृति है। 1921 की शुरुआत में दयाराम साहनी, हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने 1922 में दो प्रसिद्ध शहरों की खोज की थी। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज है, किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। अब आता है कि दो स्थलों की खुदाई से हड़प्पा सभ्यता की खोज और हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में कुछ तथ्य सामने आए। तथ्य दावा करते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों के पास विशेष रूप से अत्यधिक वैज्ञानिक और उन्नत नगर नागरिक नियोजन के साथ सुसंगत शहरी संस्कृति भी थी। अब अगला पॉइंट आता है कि कनिंघम का भ्रम, यानी कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल, उनको एक भ्रम हुआ कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को लेकर एक भ्रम किया था। उन्हें हड़प्पा की एक मोहर मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे भारतीय इतिहास के अपने ज्ञान के संदर्भ में रखने की कोशिश की। उनका मानना था कि इसकी शुरुआत गंगा घाटी के शुरुआती शहरों में हुई थी। यानी कि कनिंघम को यह भ्रम हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो जो है गंगा घाटी के जो है शहरों में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये जो है सिंधु घाटी के शहरों में हुई थी। अब आते हैं आपके इम्पोर्टेंट बिंदु जो कि आपको याद रखने हैं। बाकी आपको ये सारे के सारे बिंदु करा दिए गए हैं, लेकिन हम फिर भी जो है इनको आपको लास्ट में करा रहे हैं, ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश स्थलों का विकास सिंधु नदी घाटी में हुआ था। तो ये जो है हम आपको पहले बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्यकीन सभ्यता भी कहा जाता है और सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। और इसमें अगला पॉइंट आता है कि रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। यानी कि हमने आपको पहले बताया था कि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार, यानी कि जो रेडियो कार्बन 14 जो पद्धति है उसके अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का समय जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और आपकी जो अभी बुक्स आई हैं उनमें जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व दिया हुआ है, लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो है इसमें जो सर्वमान्य है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर किया गया है, जहां यह संस्कृति सर्वप्रथम खोजी गई थी। यानी कि हमने आपको पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा शहर के नाम पर रखा गया था, क्योंकि सबसे पहले जो है दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन हुआ, इसीलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा आदि ये प्रमुख शहर थे, जो कि इसके काफ़ी ज़्यादा प्रमुख थे। अगला पॉइंट आता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुओं में मोहरें, बाँट पत्थर के फलक, बाँट तथा पक्की हुई ईंटें आदि मिले हैं। तो यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो है मोहरें मिली हैं, बाँट मिले हैं, पत्थर के फलक मिले हैं और उसकी जो है पकी हुई ईंट भी मिली हैं। अब हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो आता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद या जानवरों से प्राप्त भोजन का उपयोग करते थे। तो ये जो है हम आपको पहले बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पेड़ पौधों से प्राप्त फल फूल खाकर और कंद मूल और जानवरों से प्राप्त जो भोजन उनको प्राप्त होता था उनको जो है खाकर जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे। आगे आता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग वृषभ यानी कि बैल से परिचित थे। इतिहासकारों का मानना है कि खेत जोतने के लिए जो है बैलों का प्रयोग होता था। तो ये भी जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है जो लोग जो है वो बैलों से परिचित थे और वो जो है खेत जोतने के लिए जो है बैलों का प्रयोग करते थे। अब आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अब हमारा अगला है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा नामक स्थान पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो अभी जो है हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये जो है इसमें आ गया है, इसीलिए आपको अब ये पता है कि कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना खोजा गया शहर हड़प्पा था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। तो ये भी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से याद होगा। अगर आपको याद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको
अच्छा कंटेंट मिलता रहे। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो सुनियोजित शहर था जो 2 भागों में विभाजित था। तो हमने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो जो है एक ऐसा शहर था जो कि 2 भागों में बँटा हुआ था, दुर्ग और निचला शहर में। आगे आता है, मोहनजोदड़ो में गलियों एवं सड़कों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, जो एक-दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि जो मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी वो जो है ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई थी, जो कि एक-दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला आता है, मोहनजोदड़ो के प्रत्येक आवासीय भवन में एक स्नानागार होता था तथा कई मकानों में कुएँ भी मिले हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो जो है उसमें जो है एक स्नानागार होता था उसके भवनों में, और एक जो कई घरों में जो है वहाँ पर कुएँ भी मिले हैं। अब हमारा आगे आता है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के कुछ समाधान मिले हैं, जिनमें मृतकों को दफनाया जाता था। आगे आता है कि हड़प्पा सभ्यता के शिल्पों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म और मोहर एवं बाँट बनाना आदि शामिल थे। अगला आता है, नागेश्वर एवं बालाकोट में शंख से यानी कि शंख जो है प्राप्त हुए, यानी कि नागेश्वर और बालाकोट जो है उससे जो है शंख भी प्राप्त किए जाते थे। अब अगला पॉइंट आता है कि पुरातात्विकविदों ने जो है राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम भी दिया था। यानी कि जो इतिहासकार थे उन्होंने जो है राजस्थान का एक खेतड़ी क्षेत्र है उसकी संस्कृति को जो है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया था। आगे आता है, मेसोपोटामिया के लेखों में वर्णित मेलुहा संभवतः हड़प्पा क्षेत्र था। यानी कि मेसोपोटामिया में यानी कि वहाँ के जो लेख थे उसमें जो है एक मेलुहा नाम दिया हुआ था, जिसका अर्थ था कि हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता की समकालीन माना जाता है मेसोपोटामिया को। अगला आता है, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म प्रणाली अथवा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। अब हमारा अगला आता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहितों राजा की संज्ञा दी गई है, और यह नाम आज भी प्रचलन में है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको जो है पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। अगला आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के एक या एक से अधिक कारण माने जाते हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई लगातार, बाढ़ आना, नदियों का जल सूख जाना, जल स्रोतों का मार्ग बदलना और कृषि योग्य भूमि का अत्यधिक दुरुपयोग आदि प्रमुख था। यानी कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। अब आगे आता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो जो है अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और अब आगे आता है कि 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। यानी कि जो 1924 में पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे यानी डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे, उन्होंने जो है संपूर्ण जो विश्व के सामने जो है समग्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एक नवीन खोज की जो है घोषणा कर दी थी। अब आता है हमारा आखिरी पॉइंट, जो है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के परीक्षण से ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के लोग मातृ देवी एवं आद्य शिव की पूजा करते थे। तो हमने आपको पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी और आद्य शिव की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अच्छा-अच्छा कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे